हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कन्वेक्शन एंड रेडिएशन और इनके गवर्निंग लॉ भी हमने देख लिए थे। आई होप कि यहाँ तक आप सब चीजें देख के आए होंगे। आज के वीडियो का हमारा गोल क्या रहेगा। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, फिर देखेंगे हम थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और फिर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम देखेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू ए प्लेन वॉल। तो ये तीनों चीजें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास होगा कंडक्शन। कंडक्शन क्या चीज होती है वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूं। जब क्या होता है, आप किसी भी आपके पास कोई भी बॉडी, आपके पास कोई भी बॉडी है और उसके साथ आप क्या है, फिजिकली कांटेक्ट में है। फिजिकली कांटेक्ट में अब दो बॉडी भी आपस में कांटेक्ट में हो सकती है, या फिर सिंगल बॉडी के अंदर भी क्या हो सकते हैं, कंडक्शन हो सकता है। यानी दो बॉडीज के बीच भी कंडक्शन हो सकता है और सिंगल बॉडी के अंदर भी कंडक्शन हो सकता है। लेकिन नेसेसरी कंडीशन आपके पास क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए। अब आपके पास क्या हो सकता है, या तो स्टडी स्टेट कंडीशन में हीट ट्रांसफर हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, अनस्टडी स्टेट के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट कंडक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेम्परेचर है वो सिर्फ क्या करेगा, फंक्शन, टेम्परेचर का फंक्शन किसके साथ चेंज होगा, आपका पोजीशन के साथ। और अनस्टडी में क्या होगा, टाइम के साथ भी चेंज होगा और पोजीशन के साथ भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे, अनस्टडी स्टेट कंडीशन। तो इस वीडियो के अंदर हम कौन सा देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टडी स्टेट। तो हमारे पास जो फिजिकल, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो तीन टाइप की आपके पास कंडीशन आती है। तीन टाइप के कोऑर्डिनेट आते हैं। पहला आता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूसरा आता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और तीसरा आता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। यानी कि मेनली इन्हीं तीन कोऑर्डिनेट में आपकी डील होती है, चाहे तो वो कार्टेशियन हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो क्या हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो। इससे ज्यादा बाहर की बातें हम नहीं करते हैं, और इससे एडवांस चीजें आप क्या पढ़ेंगे, एमटेक में पढ़ेंगे। अभी तक आपके लिए ये तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कौन कौन सा देखेंगे, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। आज हम कौन सा देखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जनरल हीट इक्वेशन फाइंड करने का, वो है हम क्या करना चाहते हैं, हम टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड करना चाहते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, हम रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर भी फाइंड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, हमको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की जरूरत पड़ी। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास जब फोरियर लॉ था तो हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि आपके जो फूरियर लॉ है उसकी क्या है, लिमिटेशन, यानी कि वो हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण हमको किसकी जरूरत पड़ी, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। आ रही है बात समझ में। तो मेनली क्या है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन, और आप क्या फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ये दोनों चीजें आप किससे फाइंड कर सकते हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जब भी आप क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास है वाई कोऑर्डिनेट। जब भी आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ये आपका क्या है, प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन में आपको पॉइंट लेना है, कोई पॉइंट ले लिया आपने पी। अब पी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सोचो जरा। आपको कितने पॉइंट के आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी और आपको वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप यहां से यहां तक कितना चले और आप यहां से यहां तक कितना चले, ये दोनों चीजें आपके पास होंगी, तब आप क्या पहुंच जाएंगे, पी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको पी पॉइंट को लिखना है कहीं पे कि हमारा पी पॉइंट यहाँ पे है,
तो उसके लिए आपको x कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा, उसके लिए आपको y कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा। आ रही है बात समझ में? वैसे ही क्या होगा अगर आपके पास इधर x है, इधर y है और इधर z है, तो यहाँ पे 3D के अंदर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वहां पे आपको x भी चाहिए होगा, यहाँ पे आपको y भी चाहिए होगा और यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, z भी चाहिए होगा। अगर ये तीनों चीजें आपके पास होंगी तो आप इस पॉइंट को क्या कर दोगे, 3D में रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी x y z के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे। इसी को आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आ रही है बात समझ में? इसी को आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आपके पास अगर टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ पे हम हीट ट्रांसफर में, तो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड में वेरी कर सकता है और टाइम के साथ वेरी कर सकता है। यहाँ पे टाउ क्या है, टाउ हमारा है टाइम। तो टेम्परेचर किस किस चीज के साथ वेरी कर सकता है, यहाँ पे एक्स के साथ वेरी कर सकेगा, वाई के साथ, जेड के साथ और टाइम के साथ। आ रही है बात समझ में? तो वैसे ही अगर आपको किसी पॉइंट पे यहाँ पे टी लिखना होता, तो टी लिखना होता तो आप क्या लिखते, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स और वाई में नहीं होता तो यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिखते तो क्या लिखते, एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो, है कि नहीं? वैसे ही अगर वाई में हो, जेड में होता तो यहाँ पे क्या लिखते, जीरो कोमा जेड, और यहाँ पे क्या होता, जीरो कोमा वाई कोमा जी, ऐसा ही लिखते हैं। तो वैसे ही हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन किस किस में होगा, या तो अक्स में हो सकता है, यानी कि आप अक्स में चले तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, आप अक्स में जाएंगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, वाई में जाएंगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, और जेड में जाएंगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या ली, यहाँ पे हमने एक बॉडी ली है जिसकी डायमेंशन हमने क्या मान ली, जिसका ये x मान लिया, ये y है और ये z। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका लेंथ हो गया dx, इसको हमने dx ले लिया, और ये वाला लेंथ क्या हो गया, ये वाला लेंथ हो गया आपके पास dy। ठीक है, और ये वाला लेंथ आपके पास क्या हो गया, dz। ये हो गया। तो यहाँ पे आप जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन डिराइव करने के लिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, dv लिख सकते हो, और dv क्या हो जाएगा, इसका ये क्यूबिक है तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, आपके पास क्या हो जाएगा, dy इंटू डी एक्स इंटू dz, ये लिख सकते हैं। ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, है कि नहीं, dz dy dx अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो dv क्या लिखा आपने, डी, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, dv dy इंटू डी एक्स इंटू dz, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब आपने क्या बोला कि आपका टेम्परेचर, आपका रेट एक्स में भी चेंज हो सकता है, वाई में भी चेंज हो सकता है और जेड में भी। तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए, यहाँ पे आपकी रेट क्या थी, क्यू डॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा लेंथ के साथ, एक्स में चेंज हुआ तो क्या हुआ, क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, छोटा चेंज होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, इधर से आपने डाला क्यू डॉट वाई, क्यू डॉट वाई डाला तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्यू डॉट एक्स प्लस, सॉरी, वाई प्लस डी वाई। ठीक है, और इधर से गया तो वो क्या होगा, क्यू डॉट जेड, और इधर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, क्यू डॉट जेड प्लस डी जेड। इतनी बात समझ में आई? अब हमारे पास और क्या क्या हो सकता है, और इसके अंदर हीट इन हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, ई डॉट इन, यानी कि रेट ऑफ हीट एनर्जी इन, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ई डॉट आउट लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट एनर्जी
आउट ये लिख सकते हैं। और क्या केस हो सकता है आपके पास केस हो सकता है कि इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कोई हीट जनरेट हो जाए। इस बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, हीट जनरेट हो सकती है। कोई ऐसा सिस्टम है, यानी कि ये जैसे आप मान लो ये वायर है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है, तो इसके अंदर क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके अंदर हीट का जनरेशन होता है। तो हमको अगर जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकालनी है, तो उस चीज को भी, सारी जो हमारी कंडीशन होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ हीट जनरेशन। ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है आपके पास, वो हो सकती है ये बॉडी क्या कर सकती है, हीट को स्टोर भी कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर। सारी बातें रेट में हो रही हैं, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास चार टर्म आएंगी। पहली, हीट एनर्जी क्या हो सकती है, इन होगी। हीट एनर्जी क्या होगी, आउट होगी। हीट एनर्जी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। और हीट एनर्जी क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। ये चार केस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर और चीज है तो आप सोच लो, और कोई केस बन सकता है क्या यहाँ पे, और कोई केस नहीं बन सकता। ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि एनर्जी बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, ई डॉट इन, यानी कि जो अंदर आया प्लस जो जनरेट हुआ, जो अंदर आया प्लस जो जनरेट हुआ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आपके जो बाहर गया प्लस जो स्टोर हुआ। आ रही है बात, कैसे समझ में लिखा, जैसे ये मान लो ये कोई बॉडी थी, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 10 अंदर आया प्लस इसके अंदर 8 जनरेट हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 10 प्लस 8 18। ठीक है। और बाहर कितना गया, बाहर गया 12 है, और यहाँ पे कितना स्टोर हो गया 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 यानी कि 80। ऐसे होगा। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि जितना अंदर आया प्लस जितना जनरेट हुआ वो किसके इक्वल होगा, वो जितना स्टोर हुआ और जितना बाहर गया उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे ई डॉट इन। ई डॉट इन क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, ई डॉट इन माइनस, यहां से आप लिख सकते हैं ई डॉट आउट इज इक्वल टू प्लस ई डॉट जनरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट स्टोर। ठीक है। तो ई डॉट इन यहाँ पे अक्स में लिखेंगे, तो क्यू डॉट एक्स माइनस क्या होगा, क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, ये होगा क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स। वाई में लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू डॉट वाई माइनस क्यू डॉट वाई प्लस डी वाई, ये आप लिख सकते हैं, प्लस क्यू डॉट जेड माइनस क्यू डॉट जेड प्लस डी जेड। ठीक है। प्लस ई डॉट जी इज इक्वल टू ई स्टोर। ठीक है। अब यहां से आप क्यू एक्स प्लस डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से आप लिख सकते हैं, और वो कितना होगा, वो होगा क्यू डॉट एक्स प्लस डो क्यू डॉट एक्स डो एक्स इंटू डी एक्स। आ रही है बात समझ में, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ये कहां से आया, कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे अप टू 10। ठीक है। और यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है। ठीक है।
तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ का आपको पता है, यहाँ का आपको पता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एट प्लस कितने से चेंज हो रहा है, रेट कितनी है, डी क्यू अपॉन डी एक्स कितना है, वैसे डी टी अपॉन डी एक्स कितना है, दो दो से चेंज हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो यहाँ से 2 से ये रेट हो गई, इनटू इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी डी एक्स कितना है, 6 का, तो 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 दूनी 12 और कितना आ जाएगा 20। अगर आप करेंगे तो 8 8 10 12 14 16, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो गई, ये आपकी रेट हो गई, किस रेट से चेंज हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, डीएक्स हो गया। तो ऐसे आप इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसे ही आप आगे वालों को भी लिख सकते हैं, जैसे इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से देखो, यहां से क्या होगा, क्यू डॉट एक्स, ठीक है, माइनस क्यू डॉट एक्स माइनस डो क्यू डॉट एक्स अपॉन डो एक्स डी एक्स, ये आया। आगे वाले अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा माइनस डो क्यू डॉट एक्स अपॉन डो एक्स और डी एक्स, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y के लिए लिख सकते हो माइनस डो क्यू डॉट वाई अपॉन डो वाई डी वाई प्लस माइनस डो क्यू जेड डो जेड डी जेड प्लस ई डॉट जी इज इक्वल टू ई डॉट एस, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, क्यू डॉट एक्स, क्यू डॉट एक्स अगर फुरियर लॉ लगाओगे तो वो क्या होगा, माइनस के, और ए क्या होगा, एरिया डी ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये होगा। इसके ऊपर फुरियर लॉ लगाओगे, यहाँ पे फुरियर लॉ लगाओगे एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, डी ए डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ है डी वाई, और ये वाली लेंथ क्या है, डी जेड, तो डी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जेड इंटू डी वाई, ये लिख सकते हैं यहाँ से। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है आपकी डी वाई, और ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, ये वाली लेंथ है आपकी डी जेड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, माइनस के डी वाई डी जेड डी टी अपॉन डी एक्स, ये वाली चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और के को एक्स में माने तो के एक्स लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा, और वो क्या होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा डो डो एक्स, ठीक है, के एक्स डो टी अपॉन डो एक्स, और ये वाला एक्स मैं लिख रहा हूं, ये डी एक्स, ये डी वाई और ये डी जे, ये क्या बना लेंगे आपका मिलके, ये बना लेंगे आपका डीवी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डो अपॉन डो एक्स के एक्स डो टी अपॉन डो एक्स इंटू डीवी, ये लिख सकते हो। ये सेम चीज आप किसके लिए करोगे, इसके लिए भी कर सकते हो, इसके लिए फुरियर लॉ लगाओगे, इसके लिए फुरियर लॉ लगाओगे, तो यहां से आपके पास ऐसी टर्म आएगी, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस के वाई, और इसके वाई के लिए आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा, वो एरिया आ जाएगा ये वाला, ये जो येलो वाला एरिया है, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है dx, और ये लेंथ कितनी है dz, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, dx dz और dt अपॉन dy,
तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, dx dz और ये dy मिलके dv बन जाएगा और आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, डो अपॉन डो y और ky डो t अपॉन डो y और dv। ठीक है, सेम ऐसा किसके लिए हो जाएगा, z के लिए। तो यहाँ पे प्लस लगा देता हूं बीच में, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस और यहाँ पे प्लस डो अपॉन डो जेड के जेड डो टी अपॉन डो वाई डो जेड और डी प्लस ई डॉट जी इज इक्वल टू ई डॉट एच, एनर्जी स्टोर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है और एनर्जी स्टोर्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, एम सी डेल्टा टी, ये लिखते हैं। और अगर एनर्जी की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, डो यू अपॉन डो टाउ, टाइम के साथ एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे एम सी टी होता है, एम सी टी, यही लिखते हैं आप। तो m को क्या लिखेंगे, m को लिखेंगे क्या, रो वी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रो वी, वी क्या है अपना dv सी टी अपॉन डो टाउ। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, डो टाउ रो सी टी और डी। ये वाली बात समझ में आई क्या, ये क्या पढ़ते हैं आप, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम के साथ आपका स्टोर हो रहा है एनर्जी, तो रो वी क्या था अपना डीवी और सी क्या है स्पेसिफिक हीट और टी क्या है अपना टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी, ध्यान से देखना। ओवरऑल इक्वेशन आपकी बनी वो है डो अपॉन डो एक्स के एक्स डो टी अपॉन डो एक्स और यहां से dv यहां भी है, dv यहां पर भी है, dv यहां पर भी है और dv यहां पर भी है। E डॉट जी में dv नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या होगा, E डॉट जी क्या है, हीट जनरेशन रेट, हीट जनरेशन रेट। तो E डॉट जी को आप क्या लिखते हैं, E डॉट जी को आप लिखते हैं Q डॉट जी इंटू V यानी कि dv। ये क्या है आपका वाट पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा, ये dv से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाट यानी कि हीट जनरेशन। अभी ये क्या है आपकी हीट जनरेशन रेट और ये क्या है आपकी हीट जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी dv है तो ये वाला dv क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर आपके पास है डो अपॉन डो वाई के वाई डो टी अपॉन डो वाई प्लस डो अपॉन डो जेड के जेड डो टी अपॉन डो जेड प्लस क्यू डॉट जी इज इक्वल टू डो अपॉन डो टाउ, टाउ क्या है टाइम है ध्यान रखना, रो सी टी। ठीक है, तो ये है आपकी ओवरऑल इक्वेशन जिसको आप क्या बोल रहे हैं, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे बनेंगे केस, केस बनेंगे, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या केस में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला केस है आपके पास, सबसे पहला केस है अगर आपका मटेरियल क्या है, मटेरियल है होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आपका मटेरियल क्या है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो यहां से क्या होगा आपके पास के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, ये वाली चीज होगी और वो किसके बराबर होगा, के बराबर। और आपका रो एंड सी क्या होंगे, रो एंड सी आपके होंगे कांस्टेंट।
आ रही है बात समझ में? रो एंड सी आपके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो यहां से आप क्या लिख सकोगे? यहां से आप लिखोगे ये के एक्स बाहर आ गया, ये के वाई बाहर आ गया, के जेड बाहर आ गया, और सबको के से डिवाइड कर दो। सब के हैं तो के से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? डो स्क्वायर टी, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ, डो स्क्वायर एक्स प्लस डो स्क्वायर टी डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी डो जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू रोसी बाहर आ गया अपॉन में के, और यहाँ पे क्या बचा? डो टी अपॉन डो टाउ। ठीक है, ये वाली चीज यहां से आपके पास आ जाएगी। के अपॉन रोसी को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे एल्फा, और एल्फा क्या होगी? आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी। यहां से इसको आप क्या लिखेंगे? थर्मल डिफ्यूजिविटी। आ रही है बात समझ में? इसको आप डिनोट करेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी। अभी इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए ये यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1/एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 1/एल्फा। ठीक है, ये हो गई आपका जब क्या है? मेटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपी। तो ये इक्वेशन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कंडीशन याद रखो, बार बार इक्वेशन मत याद रखो, इक्वेशन आपको सिर्फ ऊपर वाली याद रखनी है। अब आगे की चीजें आप तुरंत तुरंत क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर आपने एक बार किया हुआ है तो आप तुरंत तुरंत क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को आप बोलते हैं फूरियर-बायोट इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? फूरियर-बायोट इक्वेशन। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैथ के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, और वो क्या है? वो है आपकी डेल स्क्वायर। ये पढ़ा है। तो ये क्या होता है? डो अपॉन, ये क्या होता है आपका? डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर अपॉन डो जेड। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? डो स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू 1/एल्फा डो टी अपॉन डो टाउ। ये वाली चीज आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन भी अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो सिंपल फॉर्म में, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप पहले वाली इक्वेशन याद कर लो, बाकी इक्वेशन आप तुरंत तुरंत निकाल सकते हैं। अब आपके पास आता है केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट क्या है? आपकी कंडीशन है वो क्या है? स्टडी। स्टडी प्लस नो हीट, इंटरनल हीट जनरेशन। ये IHG है, नो इंटरनल हीट जनरेशन। ठीक है, तो स्टडी है, तो स्टडी का मतलब क्या है? डो टी अपॉन डो टाउ। वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी टाइम के साथ टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा। स्टडी का मतलब क्या है? टाइम के साथ टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। और नो इंटरनल हीट जनरेशन है, तो क्यू डॉट जी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपकी सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन आपकी बन जाएगी डो स्क्वायर टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर, और वो आगे वाली टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई। और इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को आप बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को आप बोल सकते हैं लाप्लास इक्वेशन। तो कई बार आपको ऐसा नहीं दिया होगा कि आपकी कंडीशन स्टडी स्टेट है, नो इंटरनल हीट जनरेशन है, वो इतनी बड़ी लाइन लिखने की बजाय वो क्या लिख देगा? लाप्लास इक्वेशन का यूज करो। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या होगी? स्टडी स्टेट कंडीशन होगी और नो हीट जनरेशन होगा। दूसरा केस आपके पास क्या हो सकता है? दूसरा केस आपके पास हो सकता है, और वो होगा
आपकी स्टेट क्या होगी, स्टडी स्टेट, प्लस इस बार क्या होगा, इंटरनल हीट जनरेशन। इंटरनल हीट जनरेशन होगा तो इसके लिए तो आप लिख सकते हैं डॉट टी अपॉन डॉट टाउ इज इक्वल टू 0, पर यहाँ पे क्यू डॉट जी क्या होगा, नॉट 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डो स्क्वायर टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट जी बाई के इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू डॉट जी इज इक्वल टू अपॉन के इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को आप बोलेंगे पॉइजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, पॉइजन इक्वेशन। तो कई बार अगर इसे नहीं दिया हुआ है और लिखा हुआ है पॉइजन इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी स्टेट कंडीशन होगी और इंटरनल हीट जनरेशन होगा। फिर आपके पास आता है अनस्टडी केस थर्ड है आपके पास अनस्टडी और नो इंटरनल हीट जनरेशन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये डो टी अपॉन डो टाउ यानी टाइम के साथ चेंज होगा तो इस बार 0 नहीं होगा, और यहाँ पे क्यू डॉट जी क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डो स्क्वायर टी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी अपॉन डो जेड स्क्वायर, और हीट जनरेशन 0 है तो यहाँ पे 1/अल्फा और डो टी अपॉन डो टाउ। और इस इक्वेशन को आप बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इक्वेशन। तो ये है आपका क्या, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। आई बात समझ में, कहां से चले थे कहां पहुंच गए, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको अगर कोई पॉइंट लेना है, तो अगर आप पॉइंट किसी प्लेन में ले रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप 3D में ले रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा, यानी एक्स में भी आपको जाना पड़ेगा, वाई में भी जाना पड़ेगा और जेड के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर किस किस साइड में वेरी हो सकता है, आपका एक्स में भी वेरी हो सकता है, वाई में भी वेरी हो सकता है, जेड में भी वेरी हो सकता है और टाइम के साथ भी वेरी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ले लिया और जिसको हमने क्या देखा, dx, जिसकी लेंथ हमने देख ली dx dy और dz, ये तीनों लेंथ हमने ले ली। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ dy dx dz। अब यहाँ पे हमारे पास हीट का ट्रांसफर कितने टाइप से हो सकता है, इस बॉडी में क्या क्या हो सकता है, इस बॉडी के अंदर क्या हो सकती है, हीट इन हो सकती है, हीट आउट हो सकती है, इस बॉडी के अंदर हीट जनरेट भी हो सकती है और इस बॉडी के अंदर हीट स्टोर भी हो सकती है। ये सारी कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। तो हमने सारी कंडीशन को ले लिया, ई डॉट इन को हमने क्या मान लिया, रेट ऑफ हीट जनरेशन इन, ई आउट को हमने मान लिया हीट जनरेशन आउट, ई डॉट जी को हमने मान लिया हीट जनरेशन एंड ई एस को मान लिया हमने ई स्टोर। तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। जब हमने एनर्जी बैलेंस करी तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एनर्जी इन और एनर्जी जनरेट होगी वो किसके बराबर होगी, एनर्जी आउट और एनर्जी स्टोर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करा, ई इन माइनस ई आउट हमने लिखा, तो हमारे पास क्या आया, क्यू डॉट एक्स माइनस क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स। क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं वो मैंने एग्जाम्पल से आपको दिखाया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो एग्जाम्पल आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यू डॉट एक्स से क्यू डॉट एक्स कैंसिल हुआ और हमारे पास ये वाली टर्म बच गई। वैसे ही हमारे पास y में करेंगे तो y में भी ये वाली टर्म बचेगी और z के अंदर भी ये वाली टर्म बचेगी। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया फूरियर लॉ। फूरियर लॉ हमने पढ़ रखा है तो फूरियर लॉ हमने x डायरेक्शन में लगाया, तो यहाँ पे q डॉट x क्या हुआ, माइनस के एक्स डी ए अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी ए एरिया हमने देखा डी वाई डी जेड, डी एक्स हमारे पास पहले से था, तो डी वाई डी जेड और डी एक्स मिलके क्या बन गया, डी वाई डी जेड और डी एक्स मिलके हमारा बन गया डीवी। हमारा क्या बन गया, डीवी बन गया। तो हमने क्या लिखा, डो अपॉन डो एक्स के एक्स डो टी अपॉन डो एक्स और डीवी।
के को आप के एक्स को आप पहले ही के नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको अभी तक मटेरियल का पता नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में आपकी कंडक्टिविटी चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, वैसे ही अगर आप वाई में जाएंगे तो वाई में भी आप ऐसे लगा सकते हैं और जेड के अंदर भी आप लगा सकते हैं। फिर आती है हमारे पास बात किसकी, एनर्जी हीट जनरेशन की। तो जनरेशन आपके पास अगर रेट लेनी है तो आपको क्या होगा, क्यू डॉट जी, और आपको पूरे वॉल्यूम में देखना है तो क्यू डॉट जी इंटू डीवी, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, हीट जनरेशन। और हीट स्टोर को आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एमसी टी। एमसी टी और किसके साथ चेंज होगा, टाइम के साथ एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रो डीवी, डीवी हमारा वॉल्यूम, सी हमारी स्पेसिफिक हीट, और टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो ये चीज हमने लिखी। यहाँ से डीवी 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 सबके पास कॉमन आया और क्या हो गया, डीवी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ओवरऑल लास्ट में ये वाली इक्वेशन बची, जिसको हम बोलते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन ही आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में के एक्स भी चेंज हो सकता है, के वाई भी चेंज हो सकता है, के जेड भी चेंज हो सकता है ना। आपके पास क्यू डॉट जी आपको दिया हो सकता है कि हीट जनरेशन है। कई बार आपके पास क्या हो सकता है, टाइम के साथ एनर्जी स्टोर हो रही है नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आपके पास कंडीशन पे दी हुई हो सकती हैं। इसलिए आप नीचे वाली स्टैंडर्ड ना याद करके आप इसको जनरल को याद करो, ताकि आप क्या कर सकते हैं, आगे की चीजें निकाल सकते हैं। अगर ये वाली चीज आपको याद है तो आप फटाफट आगे निकाल लोगे। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, अगर मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो यहाँ से आपके पास के एक्स के वाई के जेड कॉन्स्टेंट होंगे और रो सी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। वहां से आपने ये वाली लाइन लिखी और यहाँ पे आपके पास एक टर्म निकल के आई जो क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या आया, हमारे पास केस फर्स्ट आया। केस फर्स्ट हमको क्या बोला, हमने कंडीशन मानी कि आपका फ्लो है वो क्या है, स्टडी है प्लस नो इंटरनल हीट जनरेशन है। तो यहाँ से आपके पास ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। फिर हमने देखा स्टडी प्लस इंटरनल हीट जनरेशन, उसके लिए ये वाली कंडीशन। तो अब ये वाली चीजें आप क्या कर सकते हो, उस इक्वेशन से फटाफट 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 क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। वरना इतना सारा याद करने बैठ जाओगे तो याद 6 महीने आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपकी हीट, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब आती है आपकी टर्म थर्मल डिफ्यूजिविटी। नाम आता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी होता क्या है, अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट कंडक्शन या फिर कंडक्टेड टू हीट एनर्जी स्टोर्ड। और वो इसके फॉर्मूले से भी आपको दिख रहा है। यानी कि क्या है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी। यानी कि रेशियो है किसका, हीट, रेट ऑफ हीट कंडक्टेड और हीट एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो यहां से अगर यूनिट पे जाएंगे तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी के की यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर केल्विन। तो यहाँ पे क्या, वाट को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, अपॉन रो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, इंटू स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन। यहाँ से केजी कैंसिल हुआ, केल्विन ऊपर गया तो केल्विन कैंसिल हुआ, जूल से जूल कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मीटर क्यूब ऊपर गया तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, सेकेंड बचा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपकी क्या, थर्मल डिफ्यूजिविटी। अगर यूं कहें कि आपके पास स्लैब के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो अगर मैं यूं कहूं कि आपके पास ये स्लैब है, ये क्या है, कोई स्लैब है, ठीक है, और इसकी
थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 1 मीटर ले लो, 1 मीटर। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप क्यू डॉट क्या लिखेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना है, इस और इसके बीच में T1 एंड T2 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, वो कितना है, 1 केल्विन। वो कितना है, 1 केल्विन। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, क्यू डॉट कितना लिखेंगे, के ए डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के ये 1 है तो यहाँ पे माइनस का लोचा छोड़ो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, के एरिया कितना है 1, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1, और थिकनेस कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या बन गया, के। आई बात समझ में, यानी क्यू डॉट कितना है आपका, के। अब यहीं पे आप एनर्जी स्टोर्ड निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू डॉट क्या हो जाएगा, रो वी सी डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो वी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 का क्यूब 1 सी, और डेल्टा टी कितना है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो सी। तो आ रही है बात समझ में, के अपॉन रो सी आपके पास क्या आ जाएगी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। यानी कि ये क्या है, ये वाली चीज, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड, और इसको आप क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी रेट ऑफ हीट कंडक्टेड। आई बात समझ में, कैसे आया, यानी कि आपके पास क्या है, यूनिट थिकनेस है, यूनिट एरिया है, और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आपके पास क्या होगी, रेट ऑफ हीट कंडक्टेड अपॉन रेट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड, वो आपके पास क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है। आ रही बात समझ में, फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास क्या है, यूनिट थिकनेस, यूनिट एरिया, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आपके पास रेट ऑफ हीट कंडक्टेंस अपॉन आपके पास हीट एनर्जी स्टोर्ड, उसका रेशियो क्या होगा, आपके पास थर्मल डिफ्यूजिविटी होगा। तो अगर आप देखो थर्मल डिफ्यूजिविटी काम क्या करती, थर्मल डिफ्यूजिविटी काम क्या करती है, जैसे आपने यहाँ पे क्या लगाया, ये आपके पास क्या था, ये मेटल का रोड था, ये कोई मेटल का रोड था, और आप इसको क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। और यहाँ पे आपके पास क्या था, एक वुड का रोड था, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे थे, हीट कर। अब जब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, हाथ टच करेंगे, तो आपको कौन सी सरफेस गर्म लगेगी, आपको कौन सी सरफेस ज्यादा गर्म लगेगी, सेम टाइम सेम आप अमाउंट में आपने हीट किया है। अब ये मत बोलना वुड है तो वो जल जाएगी, आपने क्या किया है, सेम अमाउंट पे हीट किया है, तो कौन सी सेम टाइम के बाद आपको कौन सी सरफेस ज्यादा हीट गर्म लगेगी, तो वो आप ऑफकोर्स सी बात है, आप क्या बोलेंगे, मेटल वाली सरफेस आपको ज्यादा गर्म लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि मेटल की थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, ज्यादा है, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, ज्यादा। आ रही है बात समझ में, इसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, ज्यादा है, किससे, वुड से, इसलिए ये आपको क्या लगेगी, ज्यादा गर्म लगेगी। अगर दूसरी साइड ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपके पास मेटल की क्या है, रोड है, और ये आपके पास क्या है, वुड, ठीक है। अब आपका एम्बियंट का टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, और ये भी कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। अब दोनों का मतलब दोनों बॉडीज का क्या है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अब आप दोनों की क्या करेंगे, हाथ टच करेंगे, जब अपना हैंड टच करेंगे तो क्या लगता है आपको, कौन सी बॉडी ज्यादा ठंडी लगेगी, अगर आप दोनों के हैंड टच करेंगे तो कौन सी बॉडी ज्यादा आपको ठंडी लगेगी, सोचो। आपको मेटल वाली बॉडी क्या लगेगी, ज्यादा ठंडी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, ज्यादा है। थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, हीट का कंडक्टेंस जल्दी करेगा, यानी कि यहाँ पे जो इसके पास एनर्जी है उसको आपके पास जल्दी जल्दी ये आगे क्या करेगा, भेजेगा, जबकि वुड क्या करेगा, वुड ऐसा कम करेगा। आ रही है बात समझ में। वैसे ही यहाँ पे गर्म कर रहे थे तो ये आपके पास क्या कर रहा था, हीट का ट्रांसफर जल्दी जल्दी कर रहा है,
इसका थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा था। इसका मतलब क्या कर रहा था, ये आपके पास हीट का ट्रांसफर जल्दी जल्दी कर रहा था, जबकि वुड क्या कर रही थी, हीट का ट्रांसफर कम कर रही थी। आ रही है बात समझ में? तो अगर ये हीट यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, तो कम टेम्परेचर की हीट क्या करेगा, आपकी साइड भेजेगा, तो आपको क्या लगेगा, मेटल ज्यादा ठंडा लगेगा, सेम टेम्परेचर किसके बजाय, वुड की बजाय। तो ये है हमारा क्या, थर्मल डिफ्यूजिविटी। आ रही है बात समझ में? तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया। आज हमारा जो गोल था, कंडक्टेंस क्षेत्रफल काफी बड़ा है, ये इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। एक बार फिर आपको बता देता हूं, यहाँ पे हमारे पास हमने देख लिया कंडक्टेंस हीट इक्वेशन, इसको मैं रिवाइज कर चुका हूँ। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, आपकी रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट कंडक्टेंस अपॉन हीट एनर्जी स्टोर। तो अगर आपके पास क्या है, पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वहां पे जो एनर्जी आपकी क्या होगी, कंडक्ट होगी, और जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, दोनों का रेशियो है, वो आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी होगा। अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा है, तो उसकी आपके पास हीट ट्रांसफर की जो रेट होगी, यानी कि हीट ट्रांसफर करने की जो रेट होगी, वो भी ज्यादा होगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन खत्म हो गया, और हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी भी कंप्लीट हो गया। अगर इस चीज में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो भी आप पूछ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो में रिवाइज जरूर करके आएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।